Let's improve English. तुम बहुत चटोरे हो गए हो। दोस्तों, इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ और इसी के साथ बहुत यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने वाली है, आपके कॉन्वर्सेशंस और भी बेटर होंगे, आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो अपने आप को ओवरऑल इंप्रूव करने के लिए, इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इस तरह की बात हम कैसे कह सकते हैं? तुम बहुत चटोरे हो गए हो, तुम हो गए हो, इसके लिए तो आ जाएगा यू हैव बिकम। अब तुम क्या बन गए हो, क्या हो गए हो? अब मैं आपको कुछ वर्ड्स बताता हूँ जिनका लेना देना खाने से है। जब ऐसे लोगों की बात करते हैं जो भुक्खड़ होते हैं, जो बहुत खाते हैं, तो जो भुक्खड़ होते हैं, जो बहुत खाते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो पहला तो उन्हें कहते हैं गवर्नमेंट। इसका मतलब अ पर्सन हु एंजॉयज ईटिंग एंड ईट्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड। फिर हम ग्लटन भी कहते हैं। ग्लटन ग्लटन का भी मीनिंग होता है वो इंसान जो बहुत खाता है। तो ये तो भुक्खड़ हो गए। यहाँ से चटोरे का मतलब ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। चटोरा ना हम उसे कहते हैं जो ना जिसको ज्यादा अच्छा खाना खाना पसंद है, जो चटपटा खाना ज्यादा पसंद करता है, तो तभी तो हम उसे कहते हैं कि तुम बड़े चटोरे हो गए हो। तो आप गवर्नमेंट और ग्लटन का यूज उन लोगों के लिए कर सकते हैं जिन्हें खाना बहुत पसंद है, जो फूडी हैं, जो बहुत खाते हैं। एक और वर्ड होता है हमारे पास एपिक्योर। एपिक्योर और इसका मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो ऐसा खाना खाता है जो अच्छी क्वालिटी का है। तो मुझे लगता है चटोरे के लिए ये वर्ड सही रहेगा, एपिक्योर। मतलब कि जिसको ज्यादा अच्छी क्वालिटी का खाना चाहिए, ऐसे नहीं कोई भी खाना खाएगा वो, उसको ज्यादा मस्त क्वालिटी का खाना खाना पसंद होता है। तो आप कह सकते हो यू हैव बिकम एन एपिक्योर। तो आपको ध्यान रखना है ये तीनों ही वर्ड्स नाउन्स हैं, एडजेक्टिव्स नहीं, इसलिए इनके पहले आर्टिकल चाहिए ए या फिर एन। यू हैव बिकम अ गवर्नमेंट, अ ग्लटन, एन एपिक्योर। इनका मतलब होता है ऐसा इंसान जो बहुत खाता है। और अगर आपका नहीं मन कर रहा ना इतने एडवांस्ड वर्ड्स को यूज करने का, तो आप बिल्कुल सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं यू हैव बिकम टू फॉन्ड ऑफ ईटिंग डिलिशियस फूड। यू हैव बिकम टू फॉन्ड यानी बहुत ही ज्यादा चटोरे हो गए हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लग गया खाना खाना डिलिशियस। सो यू हैव बिकम टू फॉन्ड ऑफ ईटिंग डिलिशियस फूड। तो फ्रेंड्स, हमें अपनी बातों को एक्सप्रेस करना होता है। हिंदी में जो हम कह रहे हैं उसको इंग्लिश में हम इस तरह से बयां कर सकते हैं। अब एक कमेंट मेरे पास आया कि इसे कैसे कह सकते हैं। वो दो कौड़ी का आदमी है। पहली बात तो ऐसा किसी के लिए कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहना है तो देखो कैसे कह सकते हैं। वो दो कौड़ी का आदमी है। ही इज अ टू बिट मैन। टू बिट मैन। सो टू बिट ये इसका हम यूज करते हैं इंग्लिश में ये बताने के लिए कि कोई चीज या कोई इंसान बहुत कम वैल्यू है उसकी, वो बहुत खराब है, छोटा है कुछ। Someone or something that you have no respect for or that you think is inferior, जिसे आप छोटा समझते हो और उसके लिए आपके मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो उस चीज या उस इंसान को आप टू बिट कह सकते हैं। वो दो कौड़ी का पेंटर है, जैसे कहते हैं ही इज अ टू बिट पेंटर। मतलब पेंट करना शायद उसे अच्छे से आता नहीं है या तो छोटा मोटा पेंटर है, ही इज अ टू बिट पेंटर। उसकी सोच दो कौड़ी की है। तो इस तरह से चीजों के लिए भी हम ऐसे बोल सकते हैं ही हैज अ टू बिट थिंकिंग। ही हैज अ टू बिट थिंकिंग। वो मुश्किल टेस्ट से होकर गुजर रहा है। ही इज अंडरगोइंग अ डिफिकल्ट टेस्ट। आपने पूछा था अंडरगो को कैसे यूज कर सकते हैं, तो ऐसे यूज कर सकते हैं। अंडरगो होने का मतलब होता है एक्सपीरियंस करना, किसी चीज को एक्सपीरियंस करना। एंड यूजुअली वो चीज ना अनप्लेजेंट ही होती है, खराब होती है, वो आपको पसंद नहीं है, उसे आप अंडरगो कर रहे हो यानी उसके थ्रू गुजर रहे हो। आप पर वो चीज हो रही है, आप उसे झेल रहे हो, उस समय से गुजर रहे हो। जैसे उसने ऑपरेशन कराया था, तो इस सेंस में हम कहेंगे ही अंडरवेंट एन ऑपरेशन, यानी एक ऑपरेशन से होकर वो गुजरा। ऐसे कह सकते हैं जैसे नौकरी चाहिए तो इंटरव्यू को तो झेलना ही पड़ेगा, यानी इंटरव्यू से तो गुजरना ही पड़ेगा होकर। इफ यू वॉन्ट अ जॉब यू विल हैव टू अंडरगो एन इंटरव्यू। You will have to undergo an interview. So if you undergo something that means you experience it. अपना ध्यान वापस मेरी तरफ घुमाओ, बस बहुत हो गई फालतू की बातें। Turn your attention back to me. Turn your attention back to me. जैसे आए हो ना वैसे ही वापस चले जाओ। तो इसमें भी हम turn back कह सकते हैं, turn back, या फिर return the way you have come. Return the way you have come. जिस तरह से आए हो उसी तरह से, उसी रास्ते से वापस चले जाओ। अब मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया है, इसे कह सकते हैं नाउ माई लाइफ हैज टेकन अ टर्न। माई लाइफ हैज टेकन अ टर्न। अब मेरी लाइफ ने एक टर्न ले लिया है। अब जो टर्न होता है वो न्यू ही होता है, तो यहाँ पे न्यू लगाने की मेरे ख्याल से तो जरूरत नहीं है, इतना कहना काफी होगा। माई लाइफ हैज टेकन अ टर्न। जैसे अब हमारे रिश्ते ने एक नया मोड़ ले लिया है।
Now our relationship has taken a turn. Our relationship has taken a turn. So if something takes a turn, that means it changes completely. तुम्हें याद भी है कि आज कौन सा दिन है? Do you even remember what day it is today? Do you even remember? तुम्हें याद भी है कि हमारी सुबह क्या बात हुई थी? Do you even remember what we decided in the morning? Do you even remember? तो यहाँ पे हम कह रहे हैं ना कि हमारी क्या बात हुई थी. इस सेंस में जब हम हिंदी में कहते हैं तुम्हें पता है हमारी क्या बात हुई थी, तो यहाँ पे बात होने का मतलब है कुछ डिसाइड किया था हमने क्या सोचा था कि हम क्या करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डिसाइड का यूज किया. डू यू इवन रिमेंबर वॉट वी डिसाइडेड इन द मॉर्निंग? वो सिर्फ दिखावा करता है आपकी परवाह करने का, परवाह कोई नहीं करता वो. He only pretends to care about you. He only pretends to care about you. इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, He only pretends that लगा के, that लगाया और उसके बाद आगे की बात सेम. He only pretends that फिर something, और he only pretends to do something. इस टाइप से, जैसे मुझसे प्यार करने का दिखावा मत करो, Don't pretend to love me, या फिर Don't pretend that you love me. तो इस टाइप से that लगा के भी या फिर डायरेक्ट इन्फिनेटिव लगा के आप कह सकते हैं. उससे डरो मत, जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं. हिंदी में जब हम ऐसी बात कहते हैं ना तो ये कहने से हमारा मतलब होता है कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, कि जो बस बोलता है ना ज्यादा वो करता कम है, जो ज्यादा गुस्सा करता है धमकियां देता है वो ज्यादा कुछ बिगाड़ता नहीं है. Don't get scared of him. Don't be scared of him. Barking dogs seldom bite. तो ये एक इडियम है इंग्लिश में, barking dogs seldom bite. तो यहाँ पर इसका अगर हम देखें तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं. यानी कहने का मतलब यही हो रहा है कि जो ज़्यादा धमकियाँ देते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा गरजते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. हमें ये देखना होता है कि हिंदी की किसी बात के इक्विवेलेंट इंग्लिश में कौन सा फ्रेज, कौन सा इडियम है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं. लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल. मैं उसकी धमकियों से नहीं डरता, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, मुझे पता है वो कुछ नहीं करने वाला. I don't get scared of his threats. Barking dogs seldom bite. Barking dogs seldom bite. अगर हम यहाँ पे इसको देखें ना तो seldom का मीनिंग होता है rarely, बहुत कम ही कुछ होता है. तो barking dogs seldom ही बाइट करते हैं, यानी कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं. तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में. टिल देन टेक केयर एंड बाय.